जैसा कि हम लोग अपने फाउंडेशन बैच में पिछली क्लासेस में राष्ट्रपति स्टार्ट किए हैं, राष्ट्रपति का ही ये दूसरा वीडियो है जो आपके लिए लाया गया है, जिसमें आज हम लोग शक्ति पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का। पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, उनकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, और उसके सापेक्ष में सबसे पहले आज हम लोग कार्यपालिका शक्ति देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका एक बार फिर से अपने न्यू निश्चय पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और डिटेल वाइज एनालिसिस के लिए एक चैप्टर जो राष्ट्रपति हमने शुरू किया है उसका दूसरा वीडियो आपके लिए है, जिसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक तीसरा वीडियो इसके बाद भी आएगा, उसमें दूसरे शक्तियों का विवरण होगा, जिसमें 2-3 शक्तियाँ मिलेंगी। फिलहाल में इस क्लास में आपको कार्यपालिका शक्ति केवल मिल रही है। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में किसी प्रकार की भ्रम होगी कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित, तो इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। आप इसको निरंतर अच्छे से बैठ जाइए, नोट्स लेकर कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए नोट्स के प्रति, क्योंकि नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला शक्ति क्या है, कार्यपालिका शक्ति। प्रेसिडेंट आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। उसके तहत उनकी शक्तियाँ भी हैं। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति आती है। दूसरी है विधायिक शक्ति, जिसमें कि विधायिका संबंधित, संसद से संबंधित शक्तियाँ आती हैं। तीसरी है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, जिसमें वो मृत्युदंड माफ़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। उम्र कैद को कम करना, उम्र कैद की प्रकृति को बदलना, ये सब मतलब दंड के प्रकृति को बदलना, ये सारी शक्तियां न्यायिक शक्तियां में आती हैं। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर भी कुछ मिला हुआ है। सैन्य शक्तियों में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राजनयिक शक्तियाँ भी हैं कुछ, और आपातकालीन शक्तियाँ तो आप पढ़ेंगे ही। अनुच्छेद 352, 356, 360 जो आपको 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ इन्हीं के पास है, यही लगाते हैं आपातकाल की स्थिति। तो ये 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से एनालिसिस करने के लिए पढ़ाने वाले 20 मिनट में भी पढ़ाए हैं, 15 मिनट में भी पढ़ाए हैं, 1.5 घंटे में भी पढ़ाए हैं। लेकिन अगर इस चैप्टर को ढंग से आपको समझना है तो आपको लगभग हर पॉइंट्स को डिटेल वाइज एनालिसिस करना होगा, क्योंकि बड़ी परीक्षा की तैयारी में जब आप जाते हैं तो आप बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित प्रश्नों के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जो कूट वाले प्रश्न बनते हैं, घुमा के प्रश्न बनते हैं, उनके लिए। इसलिए हमने इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपका कम से कम, ठीक है वीडियोस के पार्ट मिलते रहें, लेकिन पेशेंस के साथ आप आराम से इसकी तैयारी करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कूट वाले प्रश्न में, बहुत सारे पेपर्स में जो अच्छे पेपर्स हो रहे हैं, जिनमें अच्छी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं। तो कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर है। देखिए सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संविधान शक्ति देता है कार्यपालिका से संबंधित, उसका प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अपने द्वारा प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है मंत्रिमंडल जो गठन करते हैं उसके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यूनियन टेरिटरी में प्रशासक नियुक्त करते हैं, सब आगे आपको दिखेगा। तो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका प्रयोग वो स्वयं भी कर सकते हैं और अपने द्वारा प्राधिकारियों, तो स्वयं तो नहीं करते हैं, अपने द्वारा जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा। प्राधिकारी में प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत, भारत सरकार के द्वारा जितने भी कार्यपालिका कृत होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ये याद रखिएगा। और भारत सरकार का सबसे प्रमुख आदमी कौन होता है जिले में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, जिसे आप जिलाधिकारी कहते हैं। यानी आप सीधे समझ लीजिए, आपके ज़िले में भारत सरकार का सबसे बड़ा पद कौन सा है, जिस पे बैठा हुआ व्यक्ति वो कार्यपालिका शक्ति के लिए पूरी तरह से निहित होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसके जितने भी फरमान होते हैं उस पर राष्ट्रपति के नाम होते हैं। सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। यह अनुच्छेद 77 में है, बहुत प्रमुख है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका शक्ति है, भारत सरकार का ही सभी निर्णय उसे माना जाता है। अनुच्छेद 77 में इसकी बात कही गई है। आप जब भी देखेंगे सत्र विघटन और सत्रावसान, जो आप सत्र प्रारंभ होने से पहले संसद का जब सत्र, नया सरकार का गठन होता है, और लोकसभा राज्यसभा नया सरकार, जब लोकसभा में नया सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तो उसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति जब अपने अभिभाषण देते हैं तो शुरुआत में क्या बोलते हैं कि मेरी सरकार, और अंत में जब संसद का सत्र समाप्त होता रहता है, 5 साल पूरा होता रहता है लोकसभा का, तो उसके अंतिम वाले में भी राष्ट्रपति बोलते हैं मेरी सरकार। शुरुआत वाले में बोलते हैं मेरी सरकार ये करेगी, और अंतिम वाले में बोलते हैं मेरी सरकार ने ये किया।
ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये है कि राष्ट्रपति भारत सरकार ही इंट्रोड्यूस कर रही है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 77 आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, यानी मंत्रिपरिषद जिस जिस प्रकार का निर्णय ले रही है, जो जो संबंधित कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी मामले की सूचना राष्ट्रपति को, जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाती है, उसे देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। हर प्रकार के जिस जिस विभाग के मंत्री हैं, सभी मंत्री अपने अपने दायित्व को लेकर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे। उनका काम क्या है? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देना, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और एक प्रकार से कार्यपालिका शक्ति से संबंधित भी है, जिसमें कि मंत्रिपरिषद में होने वाले वो सभी निर्णय और वो प्रशासन संबंधी मामले को जिसको राष्ट्रपति चाहता है अपनी संज्ञान में लेना, उसे अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि उनके समक्ष ले जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मुझे जितना उम्मीद है ये आसान तरीके से मैंने आपको इसको लिखा है। अनुच्छेद 74(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बाबू, इसको अच्छे से करिएगा। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, यानी अपनी कार्यपालिका शक्ति जितनी भी प्रकार की है उसे किस प्रकार से करेगा, उसके लिए एक सलाह के लिए एक गठन करता है, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रमुख पीएम होता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पे ही नियुक्त किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें अब नियुक्ति जब मैटर आ जाता है तो इसमें किसकी किसकी नियुक्ति होती है, इसे हमें ध्यान से समझना है, एकदम अच्छे तरीके से समझना है। नियुक्तियां किसकी किसकी होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न बहुत बार बने हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, किस पद के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? और प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब मर्जी हो तो उस पद पे बैठे व्यक्ति को हटा भी सकता है। तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। नियुक्ति कौन कौन से पदों की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो संघ के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और याद रखिएगा संघ के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्यों के राज्यपाल, यानी सामान्य जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। मात्र एक अनुच्छेद बढ़ जाना, 156 प्रसाद पर्यंत राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा भी सकते हैं, हटाते भी हैं, वो अनुच्छेद 156 के अनुसार, नियुक्ति 155 के अनुसार, ठीक है। इस तरह से करते हुए चलना है। तो दो ठो तो हो गए हमारे क्या, विधायिका से संबंधित, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें सामान्य राज्यों की बात है, इसलिए इसको मैंने अलग लिखा है। सामान्य विधायिका संबंधित दोहरी सदस्यता वाला एक है क्या, संघ और मंत्री, मतलब जो सांसद बन के आएंगे लोकसभा में और राज्यसभा में भी जो सांसद होंगे उनको मंत्री पद देना, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल भी समझ लीजिए विधायिका से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। 74(1) में राज्य संघ के मंत्री हो, ये याद रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल, जिसे एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या प्रशासक, दोनों बातें याद रखिएगा। अगर कूट वाले प्रश्नों में राज्यपाल न देके प्रशासक दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उप राज्यपाल, राज्यपाल, प्रशासक सब एक ही बात है। मुख्यमंत्री, अब देखिए राज्यपाल, प्रशासक, ठीक है, वही एलजी, इनकी नियुक्ति संघ में यूनियन टेरिटरी वाले क्षेत्र में कौन करते हैं? 239 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। सामान्य राज्यों में 155 के तहत, और यूनियन टेरिटरी में जो सबसे बड़ा प्रमुख होगा, जो राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, यानी उपराज्यपाल कह लीजिए या तो प्रशासक कह लीजिए, उसकी नियुक्ति 239 के तहत। दोनों में फर्क है बाबू, इसको अलग अलग करना है, ठीक है। एक 155 राज्यपाल पढ़ेंगे तो 153 से राज्यपाल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अलग मिलेगा, और 239 में यूनियन टेरिटरी के लिए। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री है, दो ही जगह मुख्यमंत्री है विधानसभा यूनियन टेरिटरी में, कहाँ, दिल्ली और पौडीचेरी, ये सबको पता है। अब ये दोनों जगह पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, सरकारी संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के अनुसार। ये आप याद रखिएगा, बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा। सरकारी संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी में दो ही जगह मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद आते हैं हटाने वाला प्रावधान भी साथ में देख लेंगे। ऊपर आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं सबसे पहले। और इसके अलावा जो विधायिका से संबंधित नहीं है, यानी नेता प्रेता वाला मैटर नहीं है भैया, जहां पर लीडर की बात नहीं है, जिनका कार्यकाल 5 साल, ये वाला सिस्टम नहीं है, जो एक अधिकारी पद पे होते हैं। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, या तो न्यायपालिका से संबंधित होंगे या तो कार्यपालिका से संबंधित होंगे। इन दो टाइप के
मेंबर्स को भी राष्ट्रपति चुनते हैं, उनका यहाँ पे स्लाइड है। इसको आपको अलग करना है, इनको आपको अलग करना है। इसे आप स्पष्ट कर लीजिएगा, फिर आप इस पे आइएगा। कूट वाले प्रश्न दोनों को घुमा के पूछ देते हैं, फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए हम पूरे चैप्टर में राष्ट्रपति में नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है और आपातकालीन शक्तियाँ। जिस दिन आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाऊंगा उस दिन आँख खोल के बैठना, एकदम लिपिड लिपिड मत करना, एकदम ढंग से पढ़ना, तभी समझ में आएगा। इससे प्रश्न डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, बाकी न्यायाधीश जितने भी हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बस फर्क इतना है कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जब राष्ट्रपति कर लेते हैं तो उनकी सलाह पे बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऐसे करके समझना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट 124(2) में इनका नियुक्ति है और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति 217(1) में। तो हाई कोर्ट 217, 214 से शुरू है तो 217 चले जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 217(1) में है हाई कोर्ट और 124(2) में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसे याद रखना है। आर्टिकल तो एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी सबको पता है 76 में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 316 में, इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति 324(2) में। बाकी इसके लिए मैंने इसलिए नहीं निकाला है, इसमें 338A है, 338B है, फिर 339, ये सब पूरे उस वहीं से स्टार्ट है। तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे नियुक्ति होती है, कार्यकाल क्या होता है, योग्यता क्या चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें इनके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। इसलिए हमने आर्टिकल देके आपको उलझाने की कोशिश नहीं की है। हम मान के चल रहे हैं कि आप अनुच्छेद 52 पे ही अभी हैं, इसलिए हम आगे जाके आपको नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए हमने आर्टिकल लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा आर्टिकल हो जाएगा, नए बच्चों को ध्यान में रख के हम सोच रहे हैं कि जो एकदम पॉलिटी नहीं जानता उसको हमें स्पष्ट रूप से पॉलिटी समझाना है, ठीक है। इसलिए हमने इसका नहीं लिखा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कितने आयोग हैं, एक आप ये दोनों को अगर छोड़ दीजिए, एक तो UPSC है, ठीक है। UPSC के थ्रू जो चुन के आते हैं वो आपको पता ही है, 316 हो गया। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराने का काम है, इनका छोड़ दीजिए, ये दोनों आयोग को छोड़ दीजिए। तो बाकी क्या हो गया, राष्ट्रीय नाम से 3 आयोग है, एक अल्पसंख्यक, एक महिला, एक मानवाधिकार, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग, ये अलग है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो राजभाषा आयोग 344, ठीक है, 344 में है और वित्त आयोग 280 में है, ये आपको पता ही है। तो इतना डिटेल में आपको इनको ध्यान से समझ लेना है कि इनकी नियुक्ति, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जहाँ सदस्य आया है वहाँ समझ लीजिएगा अध्यक्ष के सलाह पर, बस इतना बात है। बाकी आपको फंसने वाला कोई बात नहीं है। तो 11 पॉइंट कम से कम याद रखिएगा, अगर कोई छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब इसके बाद देखिए, इतने की नियुक्ति करते हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, हटाने का, डायरेक्ट हटाने का सीधे सीधे मर्जी है उनके, डिपेंड है, कोई कुछ नहीं करना है, सीधे मर्जी पे अभी वो हटाने के लिए बोल सकते हैं कि इन अनुच्छेद के तहत आपको हटाया जाता है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन है, संघ के मंत्री 75(2) में, महान्यायवादी 76(4) में, राज्यों के राज्यपाल 156 में, ये तीनों प्रसाद पर्यंत हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो ये 3 का नाम आपको याद रख लेना है। अब इन सब को हटाने का भी सिस्टम है, लेकिन वो एक विधि के अंतर्गत, ठीक है, सीधे मर्जी पे नहीं, प्रसाद पर्यंत वर्ड नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको कोई हटा नहीं सकता, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं समझना है, ये प्रसाद पर्यंत है, मतलब मर्जी पे है। कौन कौन है, 75(2) में संघ के मंत्री हैं, महान्यायवादी 76(4) में है और राज्यों के राज्यपाल 156 में है। इस तरह से इसको बाबू तैयार करना है कि ढंग से आप नियुक्तियां समझ सकें और प्रसाद पर्यंत समझ सकें। हम एक बार हट जा रहे हैं, आप चाहे तो स्लाइड ले लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे आप इसका नोट्स प्रॉपर वे में बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट स्लाइड आपका यही है जिसमें आपको बताया गया कार्यपालिका शक्ति के इन सब प्रमुख कार्यपालिका शक्तियों के अलावा क्या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देखिए 160
राष्ट्रपति आकस्मिक व असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के हेतु उपबंध या नियम बना सकता है। नियम बना सकता है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए किसी विशेष उपबंध या नियम बनाने की अपेक्षा या बनाने की आवश्यकता उससे समझ में आती है राष्ट्रपति महोदय को, तो वो बना सकते हैं। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा, शर्तें, पदावधि, मतलब यूपीएससी के मेंबर्स के नंबर्स बढ़ाने हो, कम करने हो, सेवा कितना साल दे रहे हैं उसमें कम करना हो, ज़्यादा शर्तों में या उनके कार्यकाल में अगर किसी प्रकार का कोई काट छांट करना है, बढ़ाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो इसका भी अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। यानी यूपीएससी पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन बहुत बार पूछा है, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के सहयोग के लिए, राज्य में मध्य राज्य के संबंध, मतलब दो राज्यों के बीच जो संबंध है उसके सहयोग के लिए, एक राज्य केंद्र के बीच जो संबंध है उसके सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, जिसका गठन करने का शक्ति अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के पास है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन करते हैं, ये आप याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरी जो होता है उसमें जो प्रशासक नियुक्त होता है उनके द्वारा, जो अभी आपने देखा इससे पहले वाली स्लाइड में, वो जो नियुक्त किए जाते हैं 239 के तहत, उनके द्वारा ये स्वयं या उनके द्वारा यूनियन टेरिटरी वाले क्षेत्रों में, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन सब जगहों पर अपने प्रशासन को केंद्र शासित राज्यों में चलाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित जाति को, ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब ये बात याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किस प्रकार की शक्ति है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। मेरा इतना चिल्ला के कार्यपालिका केवल इस वीडियो में पढ़ाकर जाने का बस यही उद्देश्य है कि प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की है। इसलिए हम इतना बना के आपको दिए हैं। हम भी चाहते हैं तो एक ही में लिखते और सारा लिख के आपको स्लाइड 1.5 घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर देते, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि आप प्रेशर से साथ पढ़ें। और जितनी भी शक्तियाँ अभी आपने पढ़ी है उन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी जब भी हम लोग संसद पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री के काम में सहयोग के लिए उनकी एक टीम होती है, जिसे हम कैबिनेट या मंत्रिपरिषद कहते हैं। और उसी मंत्रिपरिषद के सलाह और उसी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति भी अपनी कार्यपालिका शक्ति को पूरा करते हैं। ये पूरा यहाँ पे डिटेल है, राष्ट्रपति से संबंधित छोटा वीडियो है आप, लेकिन कार्यपालिका शक्ति संबंधी है, महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपातकालीन वाला प्रयास होगा कि एक वीडियो मिले, बाकी सब एक ही में कंबाइंड मिल जाएगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं है। इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जहाँ भी समस्या होगी कमेंट में बताइएगा। और कुछ चीज़ें जब देखते हैं समझ में आता है तो उसके बारे में बताएं, न समझ में आता है, सुधार की ज़रूरत लगती है, पिछली वीडियो में भी बोला था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।